हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था चैप्टर का इंट्रो और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में। अब हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं और आज की स्टडी की स्टार्टिंग हम कुछ फन फैक्ट्स के साथ करते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ऐसे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फन फैक्ट्स के साथ। डू यू नो कि 18th सेंचुरी में ज़्यादातर फ्रांस के लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, इसलिए कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता था और उसमें जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स थे, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ के कन्वे करने के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हुआ करते थे लोगों के पास, उनको कन्वे करने के लिए इन सिंबल्स का वो यूज़ करते थे। तो चलिए ऐसे कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सिंबल आता है द ब्रोकन चेन। ये द ब्रोकन चेन जो है, चेन से हमें स्लेवरी सिस्टम के बारे में पता चलता है और द ब्रोकन चेन हमें फ्रीडम का एहसास दिलाता है। और दूसरा है द आई विद इन अ ट्रायंगल, इससे हमें नॉलेज के बारे में पता चलता है। थर्ड है द बंडल ऑफ रॉड्स। अगर आप सब कोशिश करेंगे तो एक रॉड को आप बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप सबके पास अगर ग्रुप ऑफ रॉड्स होगा, इनकी पूरे रॉड्स का बंडल अगर होगा तो आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते उसको। इसके लिए बंडल ऑफ रॉड्स हमें ये यूनिटी के बारे में हमें बताता है, यूनिटी के बारे में हमें समझाता है। और आप लोगों ने इसकी स्टोरी भी अपने एकता में बल, है ना, इसकी आपने स्टोरी सुनी होगी, तो इससे आपको काफ़ी बेटर क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग 1789 से 1791 तक के पीरियड को डिस्कस करेंगे इसमें हम। और 1789 जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 डेट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डेट 5 मई 1789। इस दिन इसमें क्या हुआ था, जिसमें हम द स्टेट जनरल असेंबली के बारे में जानेंगे इसके अंदर। सेकेंड डेट है 20th जून 1789, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में। थर्ड डेट आती है 14th जुलाई 1789, जैसे कि आप सब जानते हैं बास्टिल अटैक के बारे में। इसमें हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल के बारे में। ओके, तो 1791 जिसमें हम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट वीडियो की मदद से हम लोग ये जान चुके हैं कि कैसे किंग लुई 16 ने डिसाइड किया था कि अब फ्रांस के लोगों से टैक्स लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशन को सॉल्व किया जाएगा। बट डू यू नो कि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लुई 16 को भी परमिशन की ज़रूरत थी। अब किससे थी? फ्रांस में उस समय एक पॉलिटिकल बॉडी एस्टेब्लिश थी जिसका नाम था द एस्टेट जनरल। इसका एक ही मोटिव था कि अगर तीनों एस्टेट के लोगों को किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो इन तीनों जो स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स किंग लुई 16 के पास आकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी ही एक मीटिंग 1614 में रखी गई और अब वो टाइम आ चुका था कि एक और मीटिंग को बुलाया जाए और टैक्स कलेक्शन के डिस्कशन को लेकर डिस्कशन किया जाए। इसलिए स्टूडेंट्स 5 मई 1789 को द स्टेट जनरल असेंबली बुलाई गई।
89 में को। और इस असेंबली में 300 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। और इस असेंबली में फीमेल्स और पीजेंट्स का आना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग आपस में फेस करके बैठ सकते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोगों को असेंबली हॉल के पीछे खड़ा होना पड़ता था। वो असेंबली में एक दूसरे बैठ भी नहीं सकते थे। और इस असेंबली में एक ट्रेडिशन भी फॉलो होता था। वो ट्रेडिशन क्या था? उसका नाम था फर्स्ट स्टेट फर्स्ट वोट, यानी कि 1 स्टेट 1 वोट। इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने इस ट्रेडिशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने अपना राइट मांगा कि अब इस ट्रेडिशन को बंद किया जाए और 1 मेंबर 1 वोट का ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया जाए। उन लोगों ने इसकी मांग की। किंग लुइस 16 ने इस डिसीजन को मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया और गुस्से में आकर क्या हुआ कि गुस्से में आकर जो थर्ड स्टेट के लोगों ने असेंबली को छोड़ दिया और वो वहाँ से उठकर चले गए। अब थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत ही, अब देखो इससे, अब राजा ने, किंग ने मना कर दिया था उनकी मांगे मानने से, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही। तो थर्ड स्टेट के लोगों में भी बहुत गुस्सा आने लगा और वो कुछ प्लान भी कर रहे थे। वो क्या प्लान कर रहे थे और आगे जानते हैं कि आखिर उन्होंने अब क्या किया। 28 जून 1789 में सारे थर्ड स्टेट के लोग एक इंडोज टेनिस ओथ में इकट्ठा हुए। कहाँ पे? इंडोज टेनिस ओथ में। और सभी ने मिलकर खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और ये डिसाइड हो चुका था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और किंग लुइस 16 की पावर्स को कम किया जाएगा। ये हुआ। फिर इस नेशनल असेंबली को सक्सेसफुल बनाने के पीछे 2 लोगों का बहुत ही मेजर रोल रहा है। वो 2 लोग कौन से थे? सबसे पहले मिरेबो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों की हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा वो ट्रस्ट रखते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। भीड़ में जाकर पावरफुल स्पीचेस देना और इम्प्रेसिव जर्नीज पब्लिश करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। दूसरे आए हैं आबे सियाएस। ये एक प्रिस्ट थे। ये आबे सियाएस एक प्रिस्ट थे, यानी कि एक पंडित थे और ऑर्डिनरी लोगों की हेल्प करना जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। अब बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी थी जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स ख़राब होने लगे थे और इसलिए फूड ग्रेन की सप्लाई कम हो गई थी और प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब देखिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा होंगे और सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस तो उसके बढ़ेंगे ना। तो यही हुआ कि सप्लाई बहुत कम होने लग गई क्योंकि सर्दी आ चुकी थी, तो इससे क्रॉप्स जो थे, फूड क्रॉप्स वगैरह, ये सब भी ढंग से नहीं हो रही थी, ख़राब होने लग गए थे, तो प्राइजेस जो थे उनके बढ़ा दिए गए। अब थर्ड स्टेट के लोग ब्रेड भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे खरीदना। अब आप समझ ही चुके होंगे कि इस कारण थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया था कि 14 जुलाई 1789 बास्टिल प्रिजन पर अटैक किया था इन लोगों ने। अब एक रूमर फैली हुई थी, यानी कि अफवाह फैली हुई थी कि लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स की क्रॉप्स को ख़राब करना चाहते हैं, इसलिए सभी पीजेंट्स ने मिलकर कासिल पर अटैक किया। सभी जितने भी पीजेंट्स थे सबने मिलकर कहाँ पर अटैक किया? कासिल पर। अब वहाँ से सारे फूड ग्रेन्स को चुरा लिया गया। इनफैक्ट उन डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया गया जिसमें पीजेंट्स के पुराने ड्यूज़ लिखे थे।
इस इंसिडेंट की वजह से सारे लैंडलॉर्ड्स और किंग लुइस 16 बहुत ज़्यादा डर गए और रिज़ल्ट ये आया कि किंग लुइस 16 ने 4 अगस्त को नेशनल असेंबली की सारी डिमांड्स मान ली थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के सारे प्रिविलेजेस हटा दिए गए। इनफैक्ट टैक्स सिस्टम और फूडल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया उसमें। और अब फ्रांस के लोगों को अपने राइट्स मिलने लगे थे। अब हमें जानना है कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था। तो चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में स्टडी करते हैं। ये फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो 1791 में नेशनल असेंबली ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किंग लुइस 16 की पावर को कम करना और इन पावर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में इक्वली डिवाइड करना, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनमें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1791 में फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अब बात आती है कि आखिर ये नेशनल असेंबली इलेक्ट कैसे होगी। तो फ्रांस के लोग उस समय 2 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। फर्स्ट, एक्टिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न जो है, इसमें क्या था कि मिनिमम 25 ईयर्स तक के लोग ही इसमें आते थे, इंक्लूड थे, और जो टैक्स भी पे करते थे, और टैक्स पे करने का भी एक क्राइटेरिया होता था। और टैक्स क्या क्राइटेरिया था? सिर्फ वो मैन जो टैक्स इज इक्वल टू 13 डेज वेज रेट के हिसाब से देते थे। और एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, मालूम है आपको कि जो पैसिव सिटीजन्स थे, दूसरे कैटेगरी के लोग, पैसिव सिटीजन्स में वो लोग आते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। एक्टिव सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इलेक्टिव्स को वोट देना। इलेक्टिव्स में वो लोग आते थे जो फ्रांस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे, और इलेक्टिव्स का काम होता था कि नेशनल असेंबली को इलेक्ट करना। इनके ये अलग अलग काम थे। और अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स आते हैं। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना नेशनल असेंबली की ये ड्यूटी थी। अब बात आती है कि जुडिशरी कि जिसमें हमारे जजेस आते हैं। जजेस को इलेक्ट करना एक्टिव सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। अब नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस भी कहने लगे थे नेशनल असेंबली को। डू यू नो कि इस नेशनल असेंबली की वजह से अब फ्रांस में मेंस को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने लगे थे। मेंस के ये बेसिक ह्यूमन राइट्स जो उनको मिलने लगे थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हम सब जान चुके हैं कि कैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी फ्रांस के लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग का ये टॉपिक फिनिश होता है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और कैसे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एस्टेब्लिश हुआ। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन।